तो अभी 5 साल हो गया है हेमंत सोरेन को, आप लोग इस बात का याद नहीं दिलाए हैं। देखिए आज के समय में आज के ही नेता है, अभी तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार तो नहीं चल रहा और अभी तो जेएमएम का सरकार चल रहा, तो क्या जेएमएम इस पे एक पेन पकड़ के यानी कि इस पर को रद्द करने का कोई ये पत्र नहीं ला रहा है अभी तक? देखिए पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग स्टूडियो में बुलाए हैं, हमारे सुरेश चंद्र सोय जी हैं, और जिस प्रकार से हम लोग तमाम चीजों को बहुत ही अच्छा बात करते हैं और तमाम चीजों को आप लोग इसको पूरे झारखंड स्तर में आप लोग देखते हैं, जैसे देवड़ी मंदिर को लेके खास रखा, और यहाँ आप लोग देखते हैं कि ईचा डैम यानी कि चाईबासा कोलान में एक ईचा है, डैम है, जो आप लोग को शायद पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप लोग पता कर सकते हैं। ईचा डैम बहुत ही पहले से बन रहा है, अभी तक वहां के लोग आंदोलन में है, क्या कि ईचा डैम जब बनेगा तो 80 से 90 गांव मतलब लगभग डूबने वाला है। और उससे जो जिस प्रकार से अभी चांडिल डैम हाल फिलहाल में बरसात में आप देखे कि जो गांव नहीं डूबा गया था, जिस गांव को नोटिस नहीं दिया गया था, उस गांव भी अभी चांडिल में प्रभावित हो रहे हैं। तो निश्चित है कि यहाँ पे पूरा अगर हम लोग बात करेंगे, निष्कर्ष अगर देखेंगे तो 100 से ज्यादा गांव को प्रभावित हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। विस्तार से हम लोग बात करेंगे सुरेश चंद्र सोय जी से और तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे, क्या कि डैम अगर बनेगा तो क्या क्या नुकसान होगा, डैम अगर बनेगा तो क्या क्या दिक्कत होगा, और डैम क्यों बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए, इस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो सुरेश सोय जी, पब्लिक एक्शन न्यूज में आपको जोहार। सभी आपको भी जोहार, और पब्लिक एक्शन न्यूज देखने वाले तमाम दर्शकों का भी मैं जोहार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जोहार। आज हम लोग बात करेंगे कहा है कि ये जो डैम बनने वाला है, ये जो डैम अगर बनेगा तो क्या नुकसान होगा, और ये डैम का आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, और ये जो आप लोग ईचा डैम बांध विरोधी संघ जो बना है, ये क्यों बनाना पड़ा? ये देखने से बहुत हल्का लगता है, लेकिन तमाम संविधान सम्मत या संविधान जानकार लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मानव सभ्यता की जीवन की जो पद्धति है, ये जो मानव के जो सुरक्षा की बातें हैं, ठीक है, और जीवन की जो बातें हैं, ये एक समुदाय पर आधारित होता है। जब आप किसी समाज में रहते हैं, यानी आप उस कम्युनिटी में रहते हैं, तब आप जीवित रहते हैं, सुरक्षित होते हैं। पेड़ पौधे और जंगली जानवर, पशु पक्षी जो भी है, वो अपना एक कम्युनिटीज होता है, उसी कम्युनिटीज में उसकी सुरक्षा होती है, उसका जीवन यापन होता है, उनका अस्तित्व होता है। और जहां तक मनुष्य की बात है, मनुष्य की जीवन यापन और उसकी संविधान की जो कुछ है वो संविधान पर आधारित है। यदि वो संविधान नहीं है तो राजतंत्र काल में जैसे लोगों का अत्याचार शोषण हुआ है वैसा ही होगा। तो संविधान यदि है तो आप जीवित हैं, सुरक्षित है। और संविधान का आधार है आपका अनुच्छेद का 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है तो आप जीवन यापन की बोल सकते हैं, रहने बसने निवास करने, भाषा लिपि संस्कृति रोजगार नौकरी, ये सारी की सारी चीजें मौलिक अधिकारों से संरक्षित है। बिल्कुल। और ये जो मौलिक अधिकार है, इनके मूल तत्व है आपको नागरिक होना चाहिए। अब यहां भारत में यदि आप नागरिक नहीं है, कोई यदि पाकिस्तान का आता है तो मौलिक अधिकार से बेदखल हो जाएगा। यदि कोई ऑस्ट्रेलिया से आता है वो बेदखल हो जाएगा। यहां पर 2 प्रकार की नागरिकता है। जो देशीय नागरिक है, संविधान के प्रारंभ से पहले जो लोग रहते थे वो भी नागरिक हैं। बाद में संसद का विधि द्वारा किसी को अडॉप्ट किया जाता है, उसको भी नागरिकता दिया जाता है, लेकिन वो निवासी होता है, दोहरे दर्जे का। यदि हम नागरिक हैं तभी हमारा मौलिक अधिकार है। और नागरिकता, सबसे बड़ी बात है कि नागरिकता का आधार क्या है। तो नागरिकता का आधार होता है दस्तावेज। आपको दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा, बिना दस्तावेज का आप इस देश के नागरिक नहीं हो सकते। मतलब कि ये डैम अगर मान लीजिए ईचा डैम अगर बनता है तो तमाम ईचा डैम से जो प्रभावित होंगे वो यानी कि भारत का नागरिक भी पता नहीं कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, ये संदेह में है। बिल्कुल, देखा जाए तो नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आदिवासियों के आइडेंटिफाई यानी खुटखटीदार शब्द जो है ना, उसकी खतियान से रिलेटेड है। अच्छा। और खतियान हमेशा किसी मौजा का होता है, किसी थाना संख्या का है। एग्जाम्पल के बताएंगे, यदि कुर्सी कोई गांव है, कुर्सी मौजा है, या हम जिस तमाड़बांध में है, तमाड़बांध एक मौजा है, वो खतियान में दर्ज है और नक्शा में भी दर्ज है। भारत का नक्शा के अंतर्गत छोटा नागपुर, हम लोग का कोल्हान, सारा नक्शा में है। तो ये जो मौलिक अधिकार आदिवासियों को आइडेंटिफाई होती है, उनका दस्तावेज होता है, और दस्तावेज उनका आपका खतियान होता है। अगर खतियान है तब आप अपने आप को बोल पाएंगे कि हम किस प्रकार के खतियानी है।
किस प्रकार के हम निवासी हैं? क्या हम एक सिंपल से राजाओं ने हमको बसाया, या हम खुदखटी रैयत हैं, यानी मूल आदिवासी हैं? हाँ, या इतनी के बाहर से हम बाहर से आए हैं, तो आप अपने आप को खुद आदिवासी बोलते हैं। तो आदिवासी का दस्तावेज का मतलब खुदखटीदार रैयत है। खुदखटी का मतलब है कि आपके पूर्वजों ने जमीनों को बनाया, गांव का स्थापना किया। यानी इस समय ना राजा था, ना ब्रिटिश था, और ना कोई था। गांव के आपके पूर्वजों ने बचाया, उसका आधार खतियान है। अगर विस्थापन होता है तो ये खतियान का मौलिक अधिकार जो है ना, उससे अब बेदखल हो जाएगा। मान लिया जाए, अभी लोग इस पे सवाल करेंगे कि हमारे पास मान लिया खतियान नहीं रहेगा, हमारा डैम बन जाएगा, तो अभी जो मेरे पास खतियान है, उस खतियान को हम सरकार को दिखाएंगे और अपना नागरिकता यानी कि अपना स्थानीयता हम पारित कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। ये तो तब हो सकती है आपकी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की मंशा कैसे है, क्योंकि जब संविधान को संशोधन कर सकता है, जिस मानसिकता के लोग संसद में बैठेंगे या विधानमंडल में बैठेंगे, जो सरकारें बैठेगी, उस पर निर्भर करता है कि वो आपको कितना मानता है। आपको तो आदिवासी भी नहीं मानता है। आदिवासी को नहीं मानने का कारण आपका खतियान है। वो नहीं चाहता है कि मतलब यहां पर संविधान के प्रारंभ से पहले कोई लोग थे, या आर्यों के आगमन से पहले भी कोई लोग थे। वो नहीं चाहता है कुछ समुदाय कि आर्य ही इस देश के प्रथम निवासी है, प्रथम भारतवासी है, ऐसा उनका मानना है। ऐसा साबित करना चाहता है। संस्कृत भाषा इस देश का पहला भाषा है, इसी से सभी चीजों की उत्पत्ति हुई है, उनका यह कहना। तो आप नहीं कह सकते हैं कि भाई संविधान आपका खतियान यदि खत्म होगा तो आपको खतियान को आधार मानेगा। मतलब नहीं भी मान सकता है, अगर सरकार चाहेगा तो। हाँ, नहीं भी मान सकता है। हाँ, क्योंकि आप बोलेगा ये खतियान तो डूब गया, वो गांव तो हाँ। आपका डूब गया, तो आपका जो मतदान है या वोटर कार्ड है, वो कहाँ का कीजिएगा? वोटर कार्ड भी तो कहीं ना कहीं जगह से संबंधित होता है। प्रकार से हम लोग एक छोटा सा लोगो पहले, यानी कि अभी हाल फिलहाल में एक नया लोगो बना है ना, गोल का लोगो। पहले झारखंड का जे वाला लोगो था। बिल्कुल हाँ, तो उस लोगो के द्वारा जिसका भी जाति प्रमाण पत्र बना है, वो अभी मान्य नहीं है। तो नया जाति ये वो पुराना है लेकिन मान्य नहीं है। बिल्कुल, अभी नया बनाना पड़ रहा। तो निश्चित है कि ये जो डैम बनेगा तो वहां का कागज खतियान पुराना होगा, उसको मान्य नहीं हो सकता है। नहीं, बिल्कुल। इसके साथ आप उदाहरण समझ लीजिए, वर्तमान समय में बंगाल में एनआरसी को लाया जा रहा है, ठीक है। तो उसके साथ एनआरसी को जब लाने की बात आ रही है, तो भारत सरकार एक एनआरसी सामने ला रही है। तो उनमें दस्तावेज ये बता रहा है कि 1975 से पहले आप कुछ दस्तावेज दीजिए। वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में बातें होती है, उनको दिखाया जाता है कि 1975 से पहले का कुछ दस्तावेज। अब सोचिए 1975 के पहले आज का इतने सालों में, 70 साल में कहां से वो दस्तावेज होगा? बहुत लोगों ने यदि उनको बचा के रखा है तब ठीक है, अगर नहीं रखा तो गांव है तो गांव के लोग बता सकते हैं कि यहां के लोग हैं। लेकिन खतियान को भी जलाया जाता है, रिकॉर्ड रूम को भी जलाया जाता है, आपका नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया जा सकता है, आपका चाईबासा या रांची जैसा रिकॉर्ड रूम जहां पर अभिलेखागार सबको, उसको जला करके यदि नष्ट कर देंगे तो आप उसको कहां से खोजिएगा? कैसे आप अपने आप को साबित कीजिएगा कि उस गांव का खतियान है? वो तो खतियान तो बताएगा भाई ये तो वैलिड नहीं है। अब ये इसमें कुछ और लिखा हुआ है, यदि कोई इसी बीच में उसमें यदि बाहर के तत्व लोग, जो जिसको आप दलाल बोल सकते हैं या माफिया बोल सकते हैं, बंगाल से यदि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स लेके आएगा, वो खतियान आपका नष्ट हो चुका है, बाद में लेके आएगा, तो वो खतियान के आधार पर वो अपने आप को साबित करेगा आपका तो नहीं है, आपको बोलेगा कि आप दिखाइए, बोलेगा तो आपके पास तो नहीं है। ऐसा स्थिति में विसंगतियां आ सकती है। और इतना नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा ही, क्योंकि जो भी जन्म प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, दुर्भाग्य तो इस देश का यही है कि टाउन में जो लोग रहते हैं, बिहार से आता है, बंगाल से आता है, नगर पालिका, उनकी जाति आवासीय उस लीज जमीन पर उसको आवंटन होता है। लेकिन भारत के आदिवासियों का जो मूल रैयत लोग है, उनका दुर्भाग्य यही है कि उनको जब सर्टिफिकेट बनाने की बातें आती है तो उनको खतियान मांगा जाता है। बाहर के लोगों को उनको खतियान नहीं मांगा जाता है, लेकिन भारत के आदिवासियों को या मूलवासियों को, दलितों को, पिछड़े वर्गों को, ओबीसी लोगों को, उनको खतियान मांगा जाता है। ये एक विडंबना है इस देश में कि संविधान रहते हुए हम नहीं रह पा रहे। इसके साथ और एक चीज आपको बताना चाहेंगे इस माध्यम से, भारत का संविधान में सबको रहने, बसने, निवास करने का अधिकार है 19 अनुच्छेद के तहत। लेकिन जब आप आदिवासी को बोलिएगा, यदि यहां पर आज यदि संथाल परगना का कोई आदिवासी है, वो कहेगा कि मैं झारखंड का सब क्षेत्र में रहूंगा, वो रह नहीं सकता है। अच्छा, अपने थाना क्षेत्र में ही रहेगा। यदि सरायकेला कोई खरसवां जिला का कोई है या खूंटी का है, वो चाईबासा में रहना चाहता है
यहाँ सुरक्षित उनको महसूस होता है, तो उनको बताया जाए कि आप उस थाना क्षेत्र के निवासी नहीं हैं, उनको रोका जाता है। एक तरफ संविधान बोलती है सबको रहने बसने निवास करने का अधिकार, जिसके तहत भारतवर्ष के जितने जो तमाम लोग हैं, बिहारी बंगाली जिसको आप बोल सकते हैं, हर जगह रह रहा है। लेकिन भारत में जो लोग रहते हैं आदिवासी है, हो कम्युनिटी पश्चिम बंगाल में नहीं रह सकता है, जमीन नहीं ले सकता है, उनके साथ ये भेदभाव है। तो संविधान के रहते हुए भी ये चीजें आएंगी, तो आने वाला समय में जहां हम बात कर रहे हैं विस्थापन के बाद जो और भयावह होगा, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी बहुत भयावह है। अच्छा, इसमें जो यानी कि ईचा डैम जो बनेगा, कितने लोग प्रभावित होंगे वहां पे? जिस प्रकार से आप लोग ने कितने गांव है ना झारखंड में जो भी है और उड़ीसा को कैसे टच करेगा, मतलब कितने गांव प्लस कितने इसमें लोग प्रभावित हो सकते हैं? सरकारी आंकड़ा की यदि हम बात करूं तो सरकारी आंकड़ा में 126 गांव, 126 गांव, लेकिन जो सरकारी आंकड़ा से परे है, जो एक्चुअल में है, उसमें कई हजार जा सकता है, वो 300 से भी एबव हो सकता है, 400 भी जा सकता है। इसका रीजन क्या है कि डैम जब भी बनता है लैंडलॉक एरिया में बनाया जाता है। लैंडलॉक का एरिया का मतलब है चांडिल डैम को लीजिए या मैसान जोंग को लीजिए, दोनों और पहाड़े होती है और वो मैदान नहीं होता है। पहाड़ों के चलते वहां पर रोक दिया जाता है, आपका आराम से डैम बनता है, बहुत ज्यादा विस्थापन नहीं होता, 2-4 गांव विस्थापित होते हैं। जैसे एग्जांपल आपका चांडिल डैम का, या फिर दोनों पहाड़ों के बीच में डैम बना दिया। बिल्कुल। और आपका यहाँ बागाबिला घाटी में यदि चैवासा की बागाबिला बेटा तोरो बांध, ठीक है, इसके साथ साथ आपका डिमना को भी देख लीजिए, डिमना ये भी पहाड़ दोनों तरफ है, दोनों पहाड़ बीच में बना, ठीक है। और ये ऐसा है कि ये मैदानी इलाका है। और आपका मतलब जो ईचा डैम जो बन रहा है, ये पहाड़ दोनों पहाड़ तरफ से नहीं है, ये मैदानी इलाका, मैदानी है, मतलब उस हिसाब से आप जो यानी कि सरकार का रिकॉर्ड में जो जमीनें बता रही है, मतलब गांव जो बता रही है, वो तो उसका पानी का फैलाव तो कई गुना जा सकता है। उसको डब्ल्यू से बोल सकते हैं। जब आप पहाड़ को 214 मीटर कर रहा है, वो लोग एफआरए लेवल 214 कर रहा है, यानी एफआरए लेवल, आरए लेवल अलग होता है, आरए लेवल रिजर्व वाटर, ठीक है। एफआरए मतलब उसको, उस पानी को और शिफ्ट करेगा कहीं कहीं, ठीक है। उसको बाढ़ने से क्या होगा, डब्ल्यू शेप में वापस की ओर जाएगा। जहां अब यहाँ तिरिंग हुआ, मुर्दा हुआ, रामबेड़ा हुआ, उधर जो गांव है जितने हैं वो सारे के सारे डूबेंगे। और यदि इसी बीच, क्योंकि ये पहाड़ तो है नहीं, पहाड़ नहीं होने के चलते वो जो डेंसिटी है उस पानी का, वो हो सकता है आपको तोड़ देगा ये को, नहर को यदि नहीं तोड़ेगा तो बाजू में जो कुर्सी है या गुनाबसा है, वहां जो छोटा छोटा टीला है, वो टोला में सीपेज करेगा, क्योंकि अग्नि चट्टान है, ये तो प्रदार चट्टान नहीं है जिसके चलते उसको रोका जा सकेगा। अग्नि चट्टान हमेशा कहीं चूहा है या किसी द्वारा छेद हुआ है, यदि सीपेज करेगा। यदि आप उसमें उतना डेंसिटी में यदि आप बांध को बनाते हैं तो उसका पानी का जो दबाव है, उस दबाव से वो जो टीला है, पहाड़ है छोटा छोटा, वो धंस जाएगा। जैसा ही धंसेगा, अब आजू बाजू आयता से लेके गुनावासा, चैवासा शहर पूरा का पूरा डूबेगा। उस समय पूरा का पूरा डूबेगा। अगर नहीं डूबता है, आज के समय में दुर्भाग्य ये है कि कृत्रिम बारिश भी है। यदि मनसा, किसी सरकार की मनसा या किसी ब्यूरोक्रेट्स की मनसा यदि हो कि आदिवासियों को हम समूल नष्ट करना है, तो कृत्रिम बारिश करवा देगा भविष्य में। जहां जहां बारिश का नहीं हो रहा, ये सोच करके उनको पानी चाहिए, आपका फैक्ट्रीज को चाहिए पानी, तो वो चाहेगा कि भाई कृत्रिम बारिश हो जाए। यदि वो कृत्रिम बारिश हुआ या अतिवृष्टि कहीं कहीं होगी, तो इतनी ज्यादा बारिश होगी कि आपको डैम को अचानक तोड़ना होगा, अगर खोलना होगा। अगर नहीं खोलेगा, चाहता है कि भाई और हम लोगों को डुबाए, पानी उधर घुसा करके उनको भगा दें, तो गेट को नहीं खोलेगा। गेट को देरी बाद खोलेगा, तब तक वो लोग सारे के सारे लोग डूब जाएगा। और उस डर से वो अगला बार उस गांव को छोड़ेगा, फिर वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बैठेगा। फिर मतलब बाद में तो अगर मान लो डैम टूट सकता है, ये भी हो सकता है। अरे चाइना का देख लीजिए, कई कई डैम सबको देख लीजिए। अर्थन डैम, जिसको अर्थन डैम, आपका कंक्रीट डैम अलग होता है, अर्थन डैम अलग होता है, जो मिट्टी का डैम होता है। ये तो मिट्टी का डैम है, किनारे केवल ब्रिक वर्क होगा, बाकी तो मेड़ जो है वो तो आपका अर्थन है, पहाड़ है। तो ये पूरा का पूरा जब टूटेगा तो पानी का जो फोर्स है चैवासा की ओर पूरा का पूरा आएगा। गुनावासा से लेके आयता, आयता से नाकाहासा, जितने जो गांव है, ये कि पूरा का पूरा इसको डुबा सकता है। और इसको ये हकीकत है, क्योंकि चांडिल डैम में अचानक से खोलना, ये एक देखा जा सकता है जांच अचानक क्यों खोला। लेकिन दुर्भाग्य है कि अचानक खोलने से भी आपका जमशेदपुर डूबा नहीं। लेकिन क्योंकि जमशेदपुर के जैसे वहां शहर के किनारे बड़े बड़े मेड़ बने हुए या गाडवाल बना हुआ है, उसके चलते उनको प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन चैवासा का जो डैम बनेगा, गाडवाल कहीं पर नहीं है, नीचे पूरा मैदान है,
उसके चलते चाईबासा शहर, आपका आयता, गुना, बासा, आपका बादुड़ी, जो भी गांव है वो पूरा का पूरा जलमग्न हो जाएगा। इसीलिए इसको समझना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपको जैसे ही हटोगे मुआवजा तो नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिलने का चलते आप बाद में कहां जाओगे, अपनी सुरक्षित जगह जाने खोजोगे, लेकिन वहां एक नया समस्या फिर आ जाएगी। जैसे ही वहां छोड़ोगे वहां एक नया समस्या सामने आपके सामने मुंह खोले खड़े रहेगा, एक नया समस्या के रूप में। इसलिए इसको आपको रोकना ही पड़ेगा। ये तो मतलब तमाम हम लोग देखते हैं कि ये डैम तो जिस हिसाब से बन रहा, मान लिया आप बोलते हैं कि दोनों पहाड़ों के बीच में डैम बनना चाहिए, ये जो आपका डैम बन रहा है ये मैदानी इलाका में बन रहा है, इसलिए ये डैम ज्यादा प्रभावित कर सकता है, ये जो आपका कहना है। तो अभी आप लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं, कई दिनों से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप लोगों का आंदोलन किस प्रकार से और कहां कहां तक कैसे हो रहा है, और आप लोगों का जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, कोई कोई बोलता है कि आप लोग अभी जैसे अभी आप लोगों ने ऐलान किया है कि झारखंड सरकार के यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का और उनके कई ये जो आसपास के प्रभावित जो है एमएलए, उनका पुतला आप दान करने का बात कर रहे हैं, और जिस प्रकार से ये बात हो रहा है कि ये तो केंद्र सरकार का योजना है, तो आप यानी कि आप ये षड्यंत्र के तहत में आप जेएमएम को परेशान करके केंद्र को ये कर रहे हैं, इस प्रकार का भी लोग कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक चीज बताना चाहेंगे, क्योंकि जमीन किसी भी यदि कहीं जमीन है तो केंद्र के अधीन नहीं होता है, वो आपका राज्य का अधीन होता है। राज्य सरकार परियोजना यदि केंद्र सरकार चलाती है तो जमीन आवंटन करती है आपकी राज्य सरकार। और वर्तमान समय में जिस ईचा करकई बांध की जो हम बात कर रहे हैं, या एक बिल्कुल ही मतलब एक असंवैधानिक चीजें हैं इसके अंदर में, जिसको समझना चाहिए आज के समय में। 1978 में जब 3 स्टेट के मुख्यमंत्री समझौता करते हैं, पश्चिम बंगाल से आपका, फिर बिहार से और आपका उड़ीसा से। अब ये सोचिए 1978 में तीनों सरकारों की मुख्यमंत्री, विधानमंडल में पास नहीं होता ये वाला योजना, मुख्यमंत्री उनका सारा खेल होता है, जल संसाधन मंत्री उसका होता है। तब जब 1978 में आप इस बांध को बनाने के लिए सूचीबद्ध करते हैं कि यहाँ बांध बनना चाहिए चांडिल के साथ में, उस समय 1978 में शेड्यूल एरिया था, ये 5th शेड्यूल का एरिया था। 5th शेड्यूल होने के चलते ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीनस्थ नहीं होता है हमारा 5th शेड्यूल। और 1978 में जब हम बातें कर रहे हैं कि 1978 में आपका फंडामेंटल राइट, संपत्ति का अधिकार का संशोधन नहीं हुआ था इंदिरा गांधी के समय में। तो 1977 तक 1978 तक संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार में नहीं था, इसीलिए मौलिक अधिकारों से बेदखल करने का अधिकार किसी राज्य सरकार को नहीं था, ना केंद्र सरकार को था, क्योंकि ये मौलिक अधिकार तो बाद में आज के डेट में संविधान का अनुच्छेद 300A में आ गया है, लेकिन वैधानिक आज भी है। आज विधि के प्राधिकार से ही किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बेदखल करते, चाहे वो अचल संपत्ति हो या आपका रुपए पैसे की बातें हो, जब भी आप बेदखल करोगे विधि के प्राधिकार से ही करोगे। और विधि का प्राधिकार के अनुसार से इस झारखंड में 5th शेड्यूल एरिया में जमीन अधिग्रहण से संबंधित बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो आप उसको नहीं ले सकते हो। और उस समय जिन्होंने, उनमें 3 मुख्यमंत्री के शासन क्षेत्र में तो शेड्यूल एरिया नहीं है। आपने कैसे मतलब इसका शेड्यूल एरिया का, 5th शेड्यूल एरिया का जो जमीन है, कम्युनिटीज लैंड है, और उसके जो फंडामेंटल राइट है उनको बेदखल करने का कैसे किए? आपने कभी जांच नहीं किया। जांच नहीं करने का मतलब वहां है कि आपका जो वहां जैव विविधताएं हैं, वहां मौलिक अधिकार के तहत वहां पर भाषा, लिपि, संस्कृति, पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद और देवस्थान, पूजा स्थान, हड़गड़ी, जो नक्शा में हड़गड़ी के रूप में शमशान घाट सब है, वो सारे के सारे चीजों का तो आपने दिखाई नहीं वहां पर। आपने केवल सैटेलाइट के द्वारा या दिल्ली में बैठ करके या रांची में बैठ करके, रांची तो नहीं, पटना में बैठ करके, फिर आपका उड़ीसा में बैठ करके और बंगाल कलकत्ता में बैठ करके 3 मुख्यमंत्रियों ने देखा कि यहाँ से नदियां बहती है, यहाँ रोक देना चाहिए। आपने कभी नहीं देखा वहां की आपका एग्रीकल्चर लैंड कितनी है, आपका कम्युनिटी लैंड कितनी है, प्रति जमीन कितना है, जंगल कितने हैं, पहाड़ कितने हैं, वहां धार्मिक स्थल कितने हैं, उनका बिना जांच किए हुआ है। इसीलिए ये पूरी तरह से असंवैधानिक कदम है। और जहां तक आपने कहा विधायकों को हम भेजते क्यों हैं? जब विधायक एक जीतने के बाद मंत्री के रूप में या हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जब जीतते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की शपथ लेते हैं कि कहते हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा।
ठीक है। और उसमें कहते हैं कि भाई भारत के संप्रभुता और अखंडता को मैं अछूत रखूंगा, और बाद में बोलता है जिस मंत्री पद पर ग्रहण करूंगा उसमें भय, पक्षपात और अनुराग या द्वेष के बिना सभी लोगों को न्याय दूंगा। अब विधि द्वारा स्थापित सरकार, संविधान है तो रूढ़ि और प्रथा भी है ना, तो रूढ़ि और प्रथा का उल्लंघन क्यों कर रहा है? संविधान में सबको समान अधिकार दिया है रहने, बसने, निवास करने का, तो आप ऐसा कानून क्यों बना रहे हैं कि उसको मौलिक अधिकारों से बेदखल करोगे? तो ये पूरी तरह से विधायिका लोगों का फेलियर है, मतलब वो संविधान को स्टडी नहीं करता है। हमारे जो विधायक 1950 के बाद 52 के बाद आदिवासी लोग, ना अभी दीपक बिरुवा हैं, या आपका निरल पूर्ति जी हैं, या चंपा सोरेन है, या आपका हेमंत सोरेन है, इनको संविधान नहीं चाहिए। इनको चाहिए हम सत्ता कैसे पहुंचेंगे। उनको सत्ता से मतलब होता है, संविधान से नहीं मतलब है। अगर संविधान से मतलब होता तो संविधान के जो भाग 4 में दिया है, आय की असमानताओं को दूर करने के लिए कानून बनाना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आधार पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, समान काम का समान वेतन उन्हें देना है, और भौतिक संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के हित में करना है। ये सारी चीजें हैं। शोषण, अत्याचार और अन्याय मुक्त समाज का निर्माण करना है। यहाँ तो महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, संज्ञान कहां ले रहा है? तो यानी आज के समय में संविधान के अनुसार शासन तंत्र नहीं चल रहा है, और यहाँ पर हमारे जो कम्युनिटी है, समाज के लोग, इनको संविधान भी नहीं मालूम है। दूसरा, इन लोगों के ऊपर क्या केस होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों के ऊपर क्या केस होना चाहिए, इनको भी नहीं मालूम है। तो संविधान के अनुसार यदि आप शासन तंत्र नहीं चलते हैं, तो आज के समय में केंद्र सरकार ने एक कानून लागू किया है, नागरिक संहिता, उससे पहले आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, उसमें एक शब्द लिखा हुआ है। इस मंच के माध्यम से तमाम भारतवर्ष के आदिवासी, दलित, पिछड़ा समाज और जो भी हम समाजवाद के या सामाजिक न्याय के हम पक्षधर हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे कि संविधान का अनुच्छेदों को स्टडी करें, और आईपीसी का सेक्शन का स्थान पर आज के समय न्याय संहिता है। न्याय संहिता में एक जगह है आपका संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ जो बोलेगा या लिखेगा या दृश्य करेगा, जो भी करेगा, यदि उससे समाज की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित होती है, तो एक तरह से राजद्रोह आएगा, देशद्रोह आएगा। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता किससे प्रभावित होती है? आज के समय में राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित होती है आपकी बंधुत्व की भावना से। यदि बंधुत्व है तो राष्ट्र की एकता और अखंडता रहेगी। अगर बंधुत्व की भावना आपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनको तोड़ने का काम किया, हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपने, आदिवासी मूलवासी के नाम पर आपने यदि बोला कुछ राजनीतिक स्वार्थ, हमको वहां का वोट चाहिए, तो उसके पक्ष में आपने बोल दिया। हो सकता है आप हिंदू वोट चाहिए तो हिंदुओं के पक्ष में बोला, अगर मुसलमानों का वोट चाहिए तो मुसलमानों के पक्ष में बोला। यदि आदिवासियों के पक्ष में आपको वोट लेना था, आदिवासियों के पक्ष में कुछ शब्दों को यूज करते, आप भड़का देते हो हिंदू मुस्लिम के खिलाफ में, यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता खंडित होगी। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता राजनीतिक दलों के कारण होती है, और उसके ऊपर हमारा आम जनता या ब्यूरोक्रेट्स या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या जज या जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है, उन राजनीतिक दलों के ऊपर देशद्रोह का केस नहीं करता है, जबकि विधि के समझ तो सभी बराबर है। तो इनके ऊपर भी आज के समय में देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह का केस होना चाहिए, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रभावित करता है। तमाम इस पे हम लोग देखते हैं कि अभी जो आप आगामी को पुतला दहन करने वाले हैं, कि ये लोग विधायक बनने से पहले आप लोगों से संवाद किया था कि हम अब जब विधायक आप बनाओगे हमको, तो क्या हम डैम को रोकने के लिए हम ये विधानसभा में आवाज उठाएंगे? आपका निरल पूर्ति जी, आपका दीपक बिरुवा जी, आपका चंपा सोरेन जी, आपका सीएम कुछ स्टेटमेंट दिया था वहां पे? हाँ बिल्कुल। जहां तक डैम प्रभावित में निरल पूर्ति है, उनकी निरल पूर्ति की तो बातें कुछ और है, ठीक है, उनकी तो बातें ही संविधान पर नगण्य है, जीरो है, इसीलिए वो बोलते नहीं है। लेकिन चंपा सोरेन जब विधायक बने उससे पहले भी वो तो बोलते हैं कि भाई मैं ही इसका करता धरता हूं, मैंने ही इसको रोका है, मैं ही बनाने वाला हूं, मैं ही ध्वस्त करने वाला, मैं इस या तीर की नोक पर मैंने लड़ाई लड़ा है। और जब जेएमएम में थे वो, तो जेएमएम में उस समय कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासियों का विनाश करती है, यदि हमारी सरकार बनी तो हम इसको रद्द कर देंगे। और यदि मैं चंपा सोरेन के साथ हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री उस समय भी और बोले थे कि मैं गोली खाने के लिए भी तैयार हूँ। हेमंत सोरेन जी? हाँ, हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि मैं गोली खाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन डैम रद्द कराओ। डैम रद्द करने का बात। तो अभी 5 साल हो गया है, हेमंत सोरेन को आप लोग इस बात का याद नहीं दिलाए हैं? देखिए, आज के समय में ये लोग रुपए पैसों के प्रति इतना मोहमाया हो गया है,
उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि डैम डूबे तो डूबे। ये तो वही वाली बात आ गई। आप एक पिक्चर है, याद दिलाते हैं आपको, राजनेता ही बोलता है उस घर को जला दो, उस गांव को, पूरा गांव को जला दो, मैं कफन लेके जाऊंगा, मैं एक नया राजनीति करूंगा, उनको हम मुआवजा भी देंगे। तो राजनीतिक पार्टियां ऐसे ही होती है, उनको संविधान से मतलब नहीं है, उसको टूटना चाहिए, वहां से हटना चाहिए, फिर मैं नए सिरे से जब उसके सामने नया समस्या आएगी तो उस नया समस्या पर मैं राजनीति करूंगा। ये उनकी मंशा है, अन्यथा वो कभी नहीं करता। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सुप्रीमो है आपका हेमंत सोरेन जी, उनके ऊपर तो दुर्भाग्य यही है कि आज के समय में सरना की बातें करते हैं, लेकिन उसका बाकी समय में अपने आप को हिंदू भी बोलते हैं, यानी हिंदू भी करते हैं। बिल्कुल। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अच्छा चलो, भारतीय जनता पार्टी एक दिक्कू पार्टी है लोग बोलते हैं, यानी कि अन्य ये तो आपका जेएमएम है, और आपके यानी कि देखा जाए तो निरल पूर्ति आपके समाज के आते हैं, दीपक बिरुआ जी आपके समाज के आते हैं, तो निश्चित है कि इतने जब आपके समाज के ही नेता है, अभी तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार तो नहीं चल रहा और अभी तो जेएमएम का सरकार चल रहा, तो क्या जेएमएम इस पे एक पेन पकड़ के यानी कि इस पर को रद्द करने का कोई ये पत्र नहीं ला रहा है अभी तक? देखिए, पहले ही मैंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वोट बैंक को बनाए रखने के लिए इसको रद्द नहीं करना चाहता है। भारतीय जेएमएम बैंक, हाँ, वोट बैंक के लिए। वोट बैंक, अच्छा डैम बनेगा तो उसका वोट बैंक तो सीधे सीधा खत्म हो रहा नहीं, वोट उसको ये कर रहा है कि यदि ये जिंदा रहेगा मुद्दा, देखिए मुद्दा चाहिए राजनीतिक पार्टियों को, खास करके आदिवासी क्षेत्रों में, सामान्य क्षेत्रों में वोटर नहीं टिकेंगे वो लोग, इसीलिए जल जंगल जमीन का हम नारा देंगे और उसके आधार पर हमको वोट चाहिए। अगर मान ले कुजू डैम का खत्म होता है तो मुद्दा क्या रहेगा, यहाँ मुद्दा खत्म हो जाएगा ना, इसीलिए इसको बनाए रखना चाहता है। और इतना सुअवसर मिला है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2014 में, शुरू से तो विपक्ष के तौर पर रहा, लेकिन 2014 में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ इस झारखंड में, जब दो टर्म के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा जी पहले बैठते हैं, उसमें उप मुख्यमंत्री के रूप में आपका हेमंत सोरेन जी बैठते हैं और सुदेश महतो, दोनों सरकारें बैठती हैं उस समय। और उस समय टीएससी का गठन होता है, चंपा सोरेन जी अध्यक्ष होते हैं, उस पदेन अध्यक्ष, दीपक बिरुआ जो वर्तमान में कल्याण मंत्री है उस समय के सदस्य होता है, और गीता कोड़ा जो अभी चली गई है बीजेपी में, उस समय तीनों सदस्य होते हैं। और उन्होंने यह किया कि संज्ञान लिया कि इतने जो विरोध हो रहा है इसका निपटारा किया जाए। उसके चलते 2014 में जो सरकारें बने, 2019 तक जो सरकारें बनी, उन्होंने जैसे ही गठन होता है उसके बाद टीएससी का गठन होता है, प्रशासनिक पदाधिकारी, फिर आपका जल संसाधन मंत्री के जो सचिव हैं और प्रशासक ईचा करके, वो तीनों टीम आता है तीनों जगह, और टीएससी के माध्यम से, उप समिति के माध्यम से एक डिसीजन होता है कि नियम अधिनियमों का उल्लंघन हुआ है, पेशा कानून, मुंडा मंड की मुंडा और भी बहुत सारी, और रद्द करने का अनुशंसा करता है। देखिए खेल, और वो भी 16/10/2019 को रद्द करने का अनुशंसा करता है आपका चंपा सोरेन का अध्यक्षता वाली में, और उसको हेमंत सोरेन उस समय टीएससी का अध्यक्ष होते हैं। लेकिन इस टीएससी का अध्यक्ष रहते हुए हेमंत सोरेन ने कभी भी नोटिफिकेशन निकालने के लिए इस ईचा करकई का टीएससी का जो रिपोर्ट को राज्यपाल तक उन्होंने भेजा ही नहीं। मतलब अपना हाथ में होते हुए भी काम नहीं किया, उसने भेजा नहीं उसको। राज्यपाल के पास भेजता तो समझ में आता कि हमने अपना काम किया, राज्यपाल क्या करेगा वो बात की बात। हाँ बिल्कुल, लेकिन भेजा नहीं है। नहीं भेजने के पीछे क्या था कि 2019 से बीच में अब फिर चुनाव होने वाला था ना, 2014 तक, तो 2009 से लेकर 2014 बीच में और इलेक्शन होने वाला था। 2014 से 2019 के बीच में इसको मुद्दा बनाया उसने, क्योंकि वहां तो भेजा नहीं, तो रद्द नहीं हुआ। रद्द नहीं होने के चलते आपका रघुवर दास का सरकारें बनती है। रघुवर दास का सरकार के समय में भी दीपक बिरुआ जी टीएससी के सदस्य होते हैं, लेकिन उस समय फिर भी इसको संज्ञान में रघुवर दास को भी नहीं बोलता है कि आप इसको रद्द कराइए। मतलब कि रघुवर दास सीएम थे, हाँ, टीएससी का अध्यक्ष भी बन जाते हैं। दीपक बिरुआ जी आपका टीएससी के मेंबर, हाँ, टीएससी का मेंबर है। तो फिर भी दीपक बिरुआ जी ने उसको एक लेटर भी नहीं देते हैं कि हमारा डैम को रद्द कर दीजिए। हाँ, वो तो पूरा का पूरा दस्तावेज उसी के हाथ में था इन लोगों के, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि उन्होंने, उनका साइन है ना उसमें, टीएससी में जो उप समिति बना उसका अपना साइन है, तो सारा दस्तावेज तो उन्हीं के पास है। लेकिन कभी भी इसको रद्द करने के लिए मुख्यमंत्री जो उस समय रघुवर दास थे, उस समय राज्यपाल को देने के लिए कभी भी अनुशंसा के लिए उनको बाध्य नहीं किया। भाई यहां पर आपको 26 सीट
एसटी सीट है, तो एसटी विधायकों ने कभी भी रघुवर दास के ऊपर दबाव नहीं बनाया कि जहां भाषा लिपि संस्कृत आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, फंडामेंटल राइट खत्म हो रहा है, उसको रद्द करने के लिए उनको बाध्य नहीं किया। यहां तक को उसको टीएससी से हटाने का काम नहीं किया। जब आप गैर आदिवासी हैं, टीएससी में अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं, वहां तक नहीं किया इन्होंने। और जैसा ही सरकार खत्म होती है, एक नया समीकरण बनता है 2019 से 24 का चुनाव में, फिर आपका इस बार हम सरकार बनेंगे तो डैम को हम रद्द करेंगे, पूरा घोषणा होता है। और 2019 में इसी के आलोक में बीजेपी यहां प्रचार करते रह जाती है, प्रधानमंत्री जी आते हैं, लेकिन उस में डैम रद्द होगा का कहने पर सारे के सारे लोग कोल्हान में उनको बीजेपी को दरकिनार किया जाता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन करता है। लेकिन 2019 में भी टेंडर फिर से निकलता है झारखंड सरकार में टेंडर निकलता है, यानी कि जेएमएम सरकार, हाँ जेएमएम सरकार में टेंडर निकलता है। दिलीप बिडकोन को फिर से मिलता है उस समय। उससे पहले तो रोक लगाया जाता है, दिलीप बिडकोन का होता है, लेकिन आंदोलन होता है, जलाने की बातें होती है उस समय। अगर यदि आप इतना दिन के अंदर आप नहीं करते हैं तो हेमंत सोरेन को सूचना मिल जाता है कि वहां पर आगजनी हो सकता है, तो उन्होंने अस्थायी रूप से इसको रोकने के लिए लगा दिया, मैंने तो रोका है। अस्थायी हेमंत सोरेन एक मुख्यमंत्री, और चंपा सोरेन उस समय अभी ना चले गया, चंपा सोरेन आपका बीजेपी में, उस समय तो खुद मंत्री थे, उस समय आदिवासी कल्याण मंत्री थे और बाद में मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन अपने क्षेत्र में जो था उन्होंने कभी नहीं किया। तीनों ने कुछ नहीं किया। अब सवाल ये उठता है, ये तीनों सरकारें, या चंपा सोरेन क्यों नहीं करता इसको, या हेमंत सोरेन क्यों नहीं करता है, ये बड़ी सवाल है। चलिए, तो अभी हम लोग जिस प्रकार से देखते हैं और भी बहुत सारा लड़ाई होते हैं तो लोग रांची की ओर कूच करते हैं। बहुत ज्यादा, यानी कि झारखंड सरकार का मुख्यमंत्री आवास भी गिरा होता है, कोई रोड जाम भी करते हैं, बहुत कोई है। तो हम लोग जिस प्रकार से आप लोग का हम लोग लड़ाई देखते हैं, ये मतलब जो है डैम का लड़ाई, आपका जनता इस पे ज्यादा एग्रेसिव नहीं दिखते हैं, लड़ाई को लड़ने को लेकर ज्यादा ये है, आपका जनता क्या चाहती है कि डैम बन जाए? इस दौरान में 1950 के बाद और अभी 2024, इन 2024 में सरकारों ने ऐसा नीति बनाई, ऐसे एजुकेशन नीति बनाई, जिसके चलते आम जनता संविधान के अधिकारों से वो समझ नहीं पाया। और आज यदि पढ़े लिखे लोग हैं तो पढ़े लिखे लोग नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, किसी को ठेकेदारी करना है, यानी व्यक्तिगत परिवारवाद हो गया, परिवारवाद मानसिकता हो गया, उन्होंने संविधान को नहीं देखा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, जो भी तमाम जो नेता लोग जीतते हैं, उनका ये मकसद होता है कि पढ़े लिखे लोगों को छोड़ो, क्योंकि 20% लोग हैं, ये हमारा क्या उखाड़ लेगा। 80% लोग तो अनपढ़ गंवार हैं। 80% में मेरे जो विधायक निधि के माध्यम से हम जिनको कार्यकर्ता बनाए हैं, इनको तो हम कुछ पैसा दे रहे हैं, ये वो अनपढ़ लोगों को, भोले भाले लोगों को गुमराह करेगा, हमारा पक्ष में वोटिंग कराएगा उनको पैसा दे करके। इसीलिए वो इत्मीनान होता है पढ़े लिखे लोगों को, वो लोग नजरअंदाज करता है कि पढ़े लिखे लोगों को छोड़ो, हमको 80% मेरा वोट चाहिए। उस समय हम हड़ियां, दारू, बोतल ये सब दे देंगे, वो अपने आप वोट की ओर कन्वर्ट होगा। आम जनता को तो कुछ नहीं मालूम है, संविधान कुछ नहीं मालूम, अधिकार कुछ नहीं मालूम है, जो वहां के लोग जो बोलते हैं उसकी ओर जाते हैं। इसके चलते आम जनता आज पिस रही है, आज आम जनता पिस रही है, क्योंकि उसको कुछ नहीं मालूम है। उसका दोष भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो पढ़े लिखे लोगों ने, उन्होंने कभी जनता को नहीं बताया कि मतदान का क्या महत्व है। मतदान के माध्यम से एक आप ऐसे सरकार बनाइए जो आपके लिए काम करे, कभी नहीं बताया। उनको तो बताया गया कि आज पर्व है, मतदान एक महापर्व है। पर्व जैसे ही बोलोगे, आदिवासी कम्युनिटी में पर्व त्योहार का मतलब एक खुशी है, हणिया, दारू पीना है, ये मानसिकता है। तो दिमाग में लोगों को राजनीतिक दलों ने, विधायकों ने 1950 के बाद से दिमाग में आम जनता का ऐसा सेट कर दिया कि वो पढ़े लिखे नहीं, जागरूक ना हो, ताकि जब भी हम यूज करें गाड़ी में बैठा लेके जाएं, वोटिंग कराने के लिए लेके जाएं, कार्यकर्ता को बुलाए, गाड़ी भेज देता है, उसके चलते वहां से उठा के लेके आता है और बाद में गांव में आपस में तू मैं होता है। क्योंकि कुछ बीजेपी उठा के लेके जाती है अपना कार्यकर्ता के लिए, कभी जेएमएम उठा के लेके जाती है, कभी आजसू लेके जाती है, कोई रजत लेके जाती है। यानी उस गांव में जो एकता और अखंडता है ना, वो खत्म हो गया। और एकता और अखंडता खत्म करने के पीछे राजनीतिक दलों का ही खेल आता है कि फूट डालो, शासन करो, ये है रीजन। इसीलिए वो लोग चाहता ही नहीं है ये राजनीतिक दल कि आदमी जागे। और इसके ऊपर क्यों नहीं चाहता है, तो
राजनीतिक दलों में आज एक विचारधारा, नया विचारधारा, जिसको हम लोग मनुवाद बोल सकते हैं, ब्राह्मणवाद बोल सकते हैं। और आज की डेट में मनुवाद विचारधारा आपका राजनीतिक दलों में पनप गया है। अमीर और गरीब का जो यह स्टेटस है वो आज पनप चुका है। आम जनता को गरीब बनाए रखो, हम क्योंकि अमीर हैं, हम अमीर हैं, मेरा बेटा राज करेगा, बेटा के बाद मेरी पत्नी राज करेगी, पत्नी के बाद पोता राज करेगा। इसीलिए वो लोग चाहता है कि आम जनता कभी भी संविधान को ना जाने, एजुकेशन लेवल कभी भी इस टाइप का ना हो, ताकि आम जनता हमेशा मेरा कार्यकर्ता बनेगा। यही दुर्भाग्य हमारे इस देश का, इसके चलते ये हो रहा है। और हम लोग चाह रहे हैं कि आम जनता को जगाएं, जगाने का काम करते हैं, लेकिन पूरी तरह हम लोग भी तो उतना पढ़े लिखे होते हुए आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, कौन हमें साथ देगा। तो जागरूकता करने के लिए समाज को बनाने में बहुत समय लगता है। जिस प्रकार एक जमीन को, कृषि योग्य जमीन, उपजाऊ मिट्टी बनाने में करोड़ों साल लगता है ना, तो समाज को भी एक पुनर्जागरण कराने में बहुत समय लगता है। आदिवासी के साथ और भी दिक्कत है, क्यों? उसके पास कोई लिटरेचर नहीं है, कोई किताब नहीं है जहां से संविधान के अधिकारों का उनको व्याख्या किया जाए। उनके पास कोई पिक्चर नहीं है, डिबेट नहीं है जिसके चलते वो डिबेट कर पाए, ऐसा नहीं है। इसके चलते आदिवासी में बहुत ज्यादा, लेकिन आज समय में थोड़ी बहुत आदिवासियों में जागरूकता आई है और युवा पीढ़ी सामने आ रहा है कि नहीं, अब हमको समाज को भी देखना है। हमने पहले ही कहा है, आप एक कम्युनिटी में हैं तो आप सुरक्षित हैं। पेड़ पौधे से लेकर जंगली जानवरों भी एक कम्युनिटी में होता है। शेरों का अपना झुंड होता है, हाथियों का अपना झुंड होता है, सियारों का अपना झुंड होता है, पक्षियों का अपना झुंड होता है, मछलियों का अपना एक झुंड होता है। यदि आप एक मछली को दूसरी मछली जगह फेंकोगे तो वो उसको खा जाएगा। आदिवासियों के साथ भी ऐसे ही है, आप दूसरे झुंड में जाइएगा आप खत्म हो जाओगे। इसीलिए हमको आज समझना होगा, इसीलिए कम्युनिटी है, आदिवासियों के कम्युनिटी में करना होगा। और जहां तक आप कोल्हान की जो बात है, ये कोल्हान एक ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के लोग हैं। कोल्हान का अपना इतिहास है। और यदि यहां पर बाहरी लोग आएंगे, एक नया जमशेदपुर बसेगा, जो यहां बनने के बाद ईचा करके नया जमशेदपुर बसेगा, औद्योगिकरण होगा, यहाँ का मिनरल्स खत्म हो जाएगा। और आज 40% मिनरल्स हम भारत के लोगों को देते हैं, खत्म होगा तो सोचिए क्या होगा। जिस प्रकार से अभी हम लोग डैम का मुद्दा में बात कर रहे हैं, अभी एक थोड़ा सा मुद्दा को हम लोग जोड़ते हैं। हम लोग अभी हाल फिलहाल में हो समाज के लोगों ने, यानी कि हो समाज के मतलब जिस प्रकार से भारत के संविधान के 58 सूची में जो हो भाषा को शामिल करने का बात किया जा रहा है, क्या हो भाषा तो ये पॉपुलेशन के आधार पे है शामिल होगा या उसका भाषा के जो भी है, तो यानी कि अभी जिस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं कि इचा डैम अगर बन जाता है तो वहां पे आपका 1-2 लाख तो आपका आदिवासी आपका हो समाज का आदमी गायब हो जाएंगे। बिल्कुल। उसके बाद दूसरा जो अभी रिंग रोड का प्रस्ताव आ रहा है, वहां पे भी रिंग रोड अगर बन जाता है तो वहां पे भी बहुत सारे लोगों को प्रभावित होंगे। तो आपको अगर प्रभावित होंगे तो विधानसभा में आपका प्रभावित हो जाएगा। बिल्कुल। विधानसभा चाईबासा आधा होगा, विधानसभा सरायकेला और आपका माझगांव, वहां से निश्चित है वहां की आपका भाषा शैली चेंज हो जाएगा। बाहर के लोग आएंगे, रिंग रोड अगर बनेगा तो आपका हो भाषा भी, हमको ऐसा लगता है कि अगर ये सारे काम अगर हो जाए तो जिंदगी में हो भाषा भी लुप्त हो जाएगा या शामिल नहीं होगा, ऐसे लगता है हमें। इस पे आपका क्या कहना है? जहां तक भाषा की बात है, भाषा को यदि आप किसी 8वीं अनुसूची में शामिल भी करा देंगे ना तो बहुत ज्यादा प्रभावित समाज नहीं होता है। जैसे जैन का पॉपुलेशन देख लीजिए, ठीक है, और संस्कृत का भी पॉपुलेशन को देख लीजिए। लेकिन संस्कृत पढ़ने वाले लोग आज गरीब क्यों हैं? हिंदू मतलब हिंदी एक भाषा है, लेकिन हिंदी भाषा से जुड़े हुए लोग भी तो गरीब हैं। 8वीं अनुसूची में शामिल होने से ही आपको मौलिक अधिकार मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। आने वाला समय में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आने वाला है। भाषा का जो साहित्य का जो हम ये कर, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए लोग ज्यादा अच्छा से समझे, मेरा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, नौकरी ज्यादा मिले, जो रिजर्वेशन है मेरा भाषा पर आधारित। आने वाले समय में तो नौकरी खत्म होने वाला है। तो आप भाषा को लेकर के आप अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों को अच्छा से लेख लिख सकते हैं। लेकिन यदि वहां कम्युनिटी ही नहीं रहा है तो आपका उस भाषा का क्या महत्व होगा? महत्व नहीं, मतलब कमेटी आपका गायब हो जाएगा। तो भाषा क्या कीजिएगा उस हालत में? क्योंकि आज के डेट में जो भी जिला रोस्टर है वो संख्या पर आधारित है। अगर संख्या ज्यादा है तो आपका होगा, अगर संख्या ज्यादा नहीं है तो बाहरी संख्या आ जाएगा, वो आपके भाषा के ऊपर करेगा। और दूसरी बात है इसमें, भाषा के ऊपर आपने कभी भी नहीं किया कि आदिवासी जो हो भाषा जानने वाला उसी भाषा के लोगों का ही होना चाहिए। अगर मान लिया कोई अच्छा पढ़ने वाला कोई गैर आदिवासी है, उसने भी हो भाषा को पढ़ लिया तो वो भी तो नौकरी करेगा। हाँ, वो भी नौकरी करेगा। एक भाषा जिंदा रह जाए। भाषा जो जिस प्रकार से अभी
देश स्तर में हमारा पहचान बन जाएगा, हो भाषा का पहचान बन जाएगा। अगर ये सारा चीज अगर इम्प्लीमेंट होता है पहले तो यानी कि होगा पॉपुलेशन समाप्त अगर हो जाएगा तो भाषा जिस प्रकार से मांग हो रहा, जिस शक्तिशाली से काम हो रहा तो खत्म हो जाएगा। देखिए, भाषा को जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं कि 8वीं अनुसूची में शामिल करो। भाषा को अगर जिंदा रहना है तो आपका लिटरेचर कहाँ है, आपकी किताबें कहाँ है, आपका न्यूज़पेपर कहाँ है, आपका उपन्यास कहाँ है, कहाँ आपका पिक्चर कहाँ है। यानी जो भी आपको लेखन लिखना है, आपका न्यूज़पेपर आपका होना चाहिए पूरा भारतवर्ष के लोगों के पास में, आपको भेजना चाहिए। आपका कहाँ है वो वाला? नहीं है। आपके पास साहित्य कहाँ है? मतलब नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक आपका हो भाषा का कहाँ लिखा हुआ है? हो भाषा का इतिहास में आपके पूर्वजों का लिखा हुआ की कहाँ है? जब इन चीजों को आप करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, हम लोग पढ़ सकते हैं, आम आदमी पढ़ सकता है। नहीं तो गांव में तो किसी को जरूरत ही नहीं है, वहां तो भाषा अपने आप जिंदा है। जिस गांव में भी अपने आप जिंदा है। इसके लिए जरूरी नहीं कि भाई हमको अपना, उससे बेटर है कि आप जो मांगना करना है, जो संविधान में है, जो विलुप्त हो रहा है ना, आप धर्म की बात कीजिए, चलिए 5वीं अनुसूची की बात कीजिए, उसको आप कराइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भाषा भी एक आने वाला डेट में जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं उस पर भी अगर प्रभावित हो सकता है। हम लोग अभी डैम को लेकर के अभी आप लोगों का सरकार अगर फिर से बोलेगा कि जेएम सरकार बोलेगा कि हम फिर से हम ये डैम को रद्द करने के लिए हम सरकार पे आवाज उठाएंगे, तो क्या आप लोग क्या जवाब देंगे सरकार को? आपके इस चैनल के माध्यम से मैं तमाम बांध विरोधी संघ या प्रभावित भारतवर्ष के तमाम, जो जरूरी नहीं कि इच्छा करके डैम ही हो सकता है आपका तपकरा हो या आपका कोइलकरा बांध हो, मैं उन तमाम लोगों से जो भी बांध विरोधी या विस्थापन से दर्द झेल रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि चुनाव यदि आ रहा है तो आप उसको एफिडेविट कराइए, उनसे, राजनीतिक दलों से एफिडेविट कराइए कि आप वहां पहुंचने के बाद आप केवल डैम का नहीं है, मेरा फंडामेंटल राइट के लिए आप क्या क्या कानून बनाएंगे 5 साल के अंदर में। सामर्थ्य सूची में 47 सब्जेक्ट है और राज्य सूची में 67 सब्जेक्ट है, जैसे कृषि है, पशुपालन है, शिक्षा है। इन सब सब्जेक्टों पे आप न्यायिक व्यवस्था में, मानकी मुंडा व्यवस्था में, स्वशासन व्यवस्था में, रोजगार नीति में आप क्या क्या कानून बनाएंगे 5 साल के अंदर, आप एफिडेविट कीजिए। आप यदि एफिडेविट करते हैं कि मैं 5 साल के अंदर में ये करूंगा, अगर 5 साल के अंदर नहीं करता हूं तो मैं एफिडेविट करता हूं कि आप मुझे विधानसभा से वापस कराने का, रिकॉल करने का मैं देता हूं। अगर नहीं बोल पाया फिर भी रिकॉल करूंगा, अगर सदन में रख सका, आपकी मर्जी, आपको एफिडेविट कराना पड़ेगा। क्योंकि झूठ और फरेब से मतलब आज के समय में राजनीतिक दलों का यह हो गया, भाई वो कभी सोना को बांटेंगे बोलेगा, आपका ये बांटेंगे बोलेगा, उसके बाद जीतने के बाद अरे तो चुनावी घोषणा था। और निर्वाचन आयोग भी इतने सुप्त अवस्था में है, जब आप लोगों को इस टाइप का दिग्भ्रमित करके वोट लिया जा रहा है तो आप निष्पक्ष वोट की कहां कल्पना कर सकते हो? तो चुनाव आयोग भी इसमें संलिप्त है। संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए हैं चुनाव आयोग लोग, लेकिन उन्होंने कभी संज्ञान में नहीं लेता है कि हमको भारत देश को आने वाले समय में विकसित राष्ट्र के रूप में दिखाना है, ऐसा निष्पक्ष लोकतंत्र व्यवस्था करना है ताकि गुमराह ना हो। लेकिन लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग भी चुपचाप रहती है। जितने लोग भाषण दिए जा रहे उनको भाषण का कोई महत्व नहीं है। हम तो कानून बनाने के लिए भेज रहे हैं ना, तो कानून बनाने के लिए यदि विधायकों को भेज रहे हैं तो इस मंच के माध्यम से तमाम जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं हमारे हैं, देख रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा, इस बार का राजनीतिक दलों में 78 ईयर्स हो गया है, अब इसमें चेंज कीजिए और राजनीतिक दलों से जो भी प्रत्याशी आपके सामने आएगा उसको एफिडेविट कराइए कि 5 साल के अंदर आप क्या क्या कानून बनाने वाले हैं, क्या बोलोगे, अगर नहीं बोलोगे तो वापस करने का अधिकार दे दो। दूसरा, विधायक निधि को खत्म करें, क्योंकि विधायक निधि निष्पक्ष लोकतंत्र को प्रभावित करता है। आप जीवन भर 5 साल तक यदि किसी कार्यकर्ता को पैसा देते रहोगे तो आपका परमानेंट कार्यकर्ता होता है, तो लोकतंत्र का बिल्कुल हो गया। तो आज के समय में विधायक को यह भी लिखना पड़ेगा कि आप लोगों ने वोट दिया, मेरा वेतन का 25% मैं दान करूंगा, ताकि गरीब जनता जो कहीं अकस्मात कहीं टीचर्स के रूप में या कहीं एजुकेशन में या हेल्थ सेक्टर में यदि कहीं हो रहा है तो मैं 25% अपने वेतन का 25% और वेतन यानी मैं यदि पेंशन होगा तो 25% मैं समाज को दूंगा, उस विधानसभा के लोगों के कल्याण के लिए विधायक सहायता कोष में बनाऊंगा। यह है संविधान का सही मायने में, क्योंकि जो विधायक हम चुनते हैं वो समाज के लिए, समाज ने उसको चुन के भेजा। समाज को उसने क्या दिया? समाज को कुछ नहीं दे रहा है। जहां पर दशरथ गगरे जैसे लोग हैं या जो भी दीपक विरोधी लोग हैं,
जमीन से उठे हैं, खेती किसानी उठे हैं। आपका चंपा सोरेन जी है, खेती किसानी मजदूर। आपका हेमंत सोरेन जी मजदूर, उसका पिताजी खेती किसान, आज करोड़पति हो गए। तो एक करोड़पति किसने बनाया? समाज ने बनाया उसको। तो समाज यदि बनाया तो समाज को तो आपको देना पड़ेगा ना, आपको समाज को कुछ वापस देना पड़ेगा। अब यदि इस प्रकार की होगी तो बिल्कुल ही एक राजनीति, भारत में एक नए राजनीति का उदय होगा। आज आपको दबाव बनाना पड़ेगा, इन राजनीतिक दलों को आपको बाध्य करना पड़ेगा। ये हमारे भगवान नहीं है। राजनीतिक दल अभी तक हमारा जो लोग हैं उनको भगवान बना लिया ऐसे, ये लोक सेवक है हमारे। तो आज आपको राजनीतिक दलों को आपको दबाव देना होगा, समझना पड़ेगा 78 ईयर हो गया आजादी का 78 साल में अब राजनीतिक दलों का शोषण नहीं चलेगा। उसकी सुख संपन्न के लिए हम उनको वोट नहीं देंगे। चलिए, ये होना चाहिए। तो तमाम बातों को हम लोगों ने इस पे रखा, कोई डैम का भी हम लोग बात रखा, कुछ बातें, अभी राजनीतिक चुनाव भी सामने है उसका भी बात रखा, हुआ सा दिल्ली का भी थोड़ा बात हम लोग रखा। तमाम चीजों को आप लोग देख रहे हैं, अंतिम तक देख रहे हैं। तमाम जितने भी दर्शक आप लोग देखें, आप लोग कृपया अगर सब्सक्राइब बटन नहीं दबाए तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाला दिन में बहुत सारा आपके हित के लिए वीडियो आ सकता है, आपका आवाज उठ सकता है। ताकि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते तमाम प्रकार का वीडियो, तमाम आप नेता हो चाहे तमाम आप जनता हो, या आप अगर आज विधायक हैं तो कल विधायक नहीं रहेंगे, आज अगर आप जनता है तो कल विधायक बनेंगे, तमाम चीजें अदले बदले होते रहेगा। तो इसीलिए हम लोग इस तमाम चीजों को ये देखते हुए आज जो पब्लिक एक्शन न्यूज आप देख रहे हैं, इस ये चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, इस वीडियो को शेयर करते हुए और अंतिम तक बने रहने के लिए हमारे ओर से आपको दिल से धन्यवाद। इसी के साथ हम लोग इसी आज का जो ये इंटरव्यू सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तमाम जोहार। आप सबों को भी, तमाम दर्शकों को और एक्शन न्यूज के आपने इतना समय दिया और इसके लिए भी आप सबों का भी और आपका भी जोहार। धन्यवाद। जोहार।